इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 6 और अध्याय का नाम है किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप विज्ञान कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम 6.2 जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन से प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें कहता है कि जो किशोरावस्था है उसकी पहचान केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित दिखाई देने वाले, परिलक्षित करता है दिखाई देने वाले परिवर्तनों के द्वारा होती है, बल्कि आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। इसमें क्या है भी, जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता, इसमें एक परिवर्तन है। लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और ये परिवर्तन बड़े होने के सहज भाग हैं। किशोर व लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आर्तव चक्र का आरंभ है। आर्तव चक्र या ऋतु चक्र। किशोर व लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आर्तव चक्र का आरंभ है। यह प्रति 28 से 30 दिन में होता है। तो इसकी अवधि क्या होती है? 28 से 30 दिन की, और इसे प्रचलित रूप से माहवारी या पीरियड कहा जाता है। कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्र 21 से 35 दिन का हो सकता है, जबकि सामान्य अवधि जो है 28 से 30 दिन की कितनी होती है? 28 से 30 दिन की, या से कम या अधिक हो सकता है। जो सामान्य अवधि 28 से 30 दिन से कम या अधिक हो सकता है। ऋतु चक्र एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। चक्र का वह चरण जिसमें शरीर से रक्त स्राव होता है उसे मासिक धर्म कहा जाता है। तो इसमें ये मासिक धर्म किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन जाता है। और यहाँ पर ये ऋतु चक्र या आर्तव चक्र किसे कहते हैं और ये कब प्रारंभ होता है, ये कितने दिन का होता है, ये सभी जो प्रश्न इसके अंदर आ जाते हैं। इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक हो सकती है। जो चक्र है इसकी अवधि कितनी होती है? 7 से 3 दिन की। कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव होता है। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है। तो इसमें मासिक धर्म किस आयु में बंद होता है? तो इसमें है 45 से 55 साल तक की उम्र में। आगे है जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। इससे आगे है मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना। मासिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनसे लड़कियों को प्राय अनावश्यक डर, लज्जा एवं यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है। इसमें क्या है? डर, अनावश्यक डर, लज्जा और या अपराध का बोध कई बार लड़कियों को होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों और वर्जनाओं को जन्म दिया है। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं में ऋतुस्राव, लड़कियों को अन्य परिवारजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है। इसमें क्या है भी? ऋतुस्राव, लड़कियों को अन्य परिवारजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है। इससे आगे मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इसमें जो रूढ़ियाँ हैं उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं। तो हम समाज की सहायता कैसे कर सकते हैं? इसमें कहता है मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में हम जो है समाज की सहायता कर सकते हैं और महिलाओं के द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली बनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या योगदान है,
इसमें ये प्रश्न बन जाता है, इसके उत्तर हम यहाँ से याद कर सकते हैं। और इसमें जो गलत अवधारणाएं हैं इसके विषय में है भी, लड़कियों में प्राय कौन सी गलत अवधारणाएं पैदा होती हैं। तो इसमें क्या अनावश्यक डर, लज्जा और यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है, ये भी इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है। इससे अगला है किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों या जन्म क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं है, अपितु इसमें संवेगात्मक तथा व्यवहारगत परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। तो इसमें यहाँ पर जो किशोरावस्था है उसमें कौन कौन से और दूसरे परिवर्तन शामिल हैं। हम कहेंगे कि किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन या जन्म क्षमता से संबंधित ही नहीं है, बल्कि इसमें संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी शामिल हैं। आइए हम इन पर चर्चा करें। इससे अगला किशोरावस्था में संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.2 आइए सूची बनाएं। कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके या आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें किशोरावस्था के समय में परिवर्तन जो है के बारे में बात करता है, कहता है कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, रोमांचक हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। भ्रामक में नहीं, भ्रम फैलाने वाले हो सकते हैं। तो आइए हम तालिका 6.2 में कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों एवं सकारात्मक वृद्धि और विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। तो इसमें ये तालिका दी गई है, संवेगात्मक परिवर्तन, व्यवहार पर उनके संभावित प्रभाव तथा सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार। तो इसमें यहाँ पर आ गया है मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन। मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन पहला, इसमें मनोदशा में बारंबार परिवर्तन। क्या है भी, मनोदशा के अंदर बारंबार परिवर्तन। इसमें व्यवहार पर संभावित प्रभाव, संगीत, नृत्य या खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी। सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार क्या है, आत्म अन्वेषण और ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित होना जो रचनात्मक और नवाचार को जन्म दे सकती हैं। आत्म अन्वेषण मैंने अपने मन के अंदर की खोज, और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना या सम्मिलित होना जो रचनात्मक हो सकती हैं और नवाचार को जन्म दे सकती हैं। दूसरा है प्रबल संवेग। इसमें संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, दया भाव, सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ती है, या अन्य कोई यदि है तो वह हम लिख सकते हैं। इससे आगे है तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरावस्था में प्राय बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं। तो इसमें किशोरावस्था में क्या है, संवेग जो है ज़्यादा प्रबल होते हैं, अधिक मैंने ज़्यादा प्रबल होते हैं। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना। तो ये संवेग का क्या प्रभाव हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति वंचित है और या अभावग्रस्त है, उनकी सहायता करना, इसके लिए समाज के अंदर पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित होना। यह समझना कि हमारे समय किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। इससे आगे है किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना। किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव कैसे बनाया जा सकता है। किशोरावस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा और उत्तेजना हमें अपने या अपने आसपास की लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। तो इसमें क्या है भी, यह एक अनूठा अनुभव है। किशोरावस्था की यात्रा क्या है, एक अनूठा अनुभव है। यह अत्यधिक जिज्ञासा और उत्तेजना हमें अपने और आसपास की लगभग सभी वस्तुओं, घटनाओं की परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अच्छी आदतें, सोच समझ कर लिए गए निर्णय और कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के
समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव बना डाल सकते हैं। तो इसमें क्या है भी, अच्छी आदतें, सोच समझ कर किए गए कार्य या लिए गए निर्णय और छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र मैंने संपूर्ण स्वास्थ्य पर सशक्त और सकारात्मक यानी एक पॉजिटिव प्रभाव जो है डाल सकते हैं। यानी सशक्त मैंने पॉजिटिव, सशक्त का मतलब है ताकतवर यानी स्ट्रोंग, सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ अभी, जो किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना, इसके लिए क्या है भी, अच्छे आदतें हाँ जो किशोरों के अंदर होनी चाहिए, सोच समझ कर लिए गए निर्णय होने चाहिए, छोटे छोटे कार्य ये किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर जो है एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें आगे आइए इसके विषय में जानें। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। कक्षा 6 के अध्याय उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता के विषय में सीखा। वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, अतः इसमें पौष्टिक आहार का अत्यधिक महत्व होता है। तो इसमें एक किशोरावस्था है, उसमें शरीर में वृद्धि होती है, इसलिए जो आहार है कैसा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। आगे इसमें मैं समुचित वृद्धि और खेल के मैदान में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जो हमारा आहार है उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की वृद्धि हो और खेल के मैदान में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन और खनिजों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें ये दो जिज्ञासु बच्चे हैं, इसमें ये बालिका कहती है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो इसमें बालक कहता है ये वसा, विटामिन और खनिज की भी हमें आवश्यकता होती है। अभी हमारा अकेला प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ में हमें वसा, विटामिन और खनिज युक्त आहार भी लेना होगा। क्रियाकलाप 6.3 आइए सूची बनाएं। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोतों और इनमें उपस्थित ये पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। तो इसमें खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोत और इनमें उपस्थित पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार जो है सहायक हो सकते हैं, इनके आधार पर तालिका 6.3 को भरिए। तो इसमें ये तालिका 6.3 दिखाई गई है, इनको आधार मानते हुए हमने ये तालिका जो है भरनी है। तालिका 6.3 खाद्य स्रोत, उनमें उपस्थित पोषक और उन पोषकों के कार्य। सबसे पहले खाद्य स्रोत लिखने हैं हमने, इनसे हम कौन से पोषक प्राप्त होते हैं ये लिखना है, इन पोषकों के क्या कार्य हैं। जैसे दूध है, श्री अन्न, मिलेट कहते हैं इसको, मोटा अनाज भी कहते हैं, जैसे बाजरा, दही आदि, जौ, दही, पनीर और चीज़। तो इसमें यहाँ पर इनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं कैल्शियम, प्रोटीन और वसा। इसमें दोबारा से दूध, श्री अन्न, मिलेट जैसे रागी, बाजरा, जौ आदि, दही, पनीर और चीज़, इनसे कौन से पोषक प्राप्त होते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और वसा। इन पोषकों के क्या कार्य है, अस्थियों की इष्टतम वृद्धि में सहायता करना, जो अस्थियां हैं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन, तो इसमें इनके अंदर जो है प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे मतलब ये दिखाए गए हैं। और अगला है समुचित वृद्धि, बल प्राप्त करने में सहायता करना और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करना। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, पनीर के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से हम इनको तालिका को भर सकते हैं। इसमें जैसे पालक, राजमा, सूखे मेवे जैसे किशमिश और अंजीर, इसमें लौह तत्व पाया जाता है, रक्त बनाने में सहायता करते हैं। इस तरह से हम इस जो तालिका है इसको पूरा कर सकते हैं। इससे आगे है विज्ञान एवं समाज। किशोर, विशेषकर किशोर व लड़कियां शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी स्वस्थ विकारों से पीड़ित होती हैं। तो इसमें क्या कहता है कि शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण
रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होती हैं। इसमें क्या है, विशेषकर किशोर व लड़कियां। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए। हम अपने शरीर में लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व है, उसकी कमी हो जाती है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। इससे आगे है वैज्ञानिक से परिचय। डोरोथी हाजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था। सामान्यतः 1964 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाली वह तीसरी महिला बनी। 1964 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नाम है इनका डोरोथी हाजकिन। और B12 की संरचना का अध्ययन किया। किस चीज़ का अध्ययन किया इन्होंने? विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया। आगे है, क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं हो सकता, यह केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से प्राप्त किया जाता है। अपने शिक्षक के साथ विटामिन B12 के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल बनाए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।